बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, लेकिन ये तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच जो क्षेत्र में नेता पसीना बहा रहे हैं, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चुनाव है तो चुनाव लड़ना है, जनता का साथ है तो चुनाव लड़ना है। बात करेंगे बिहार की सुरसंड विधानसभा सीट की। सुरसंड विधानसभा सीट जहां 2020 में जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी को हराकर जीत हासिल की, अब 2025 की बारी है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को लड़ाएंगे उस सीट पर या फिर कांग्रेस लड़ेगी, ये तो समय के साथ ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर कहें तो देखिए, जातीय आधार पर सुरसंड विधानसभा सीट में कई दावेदार हैं। पहले आपको जातीय समीकरण भी बताते हैं। मुस्लिम, यादव, भूमिहार, ये तीन जाति के लोग जो है तय करते हैं कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन। इनकी भूमिका जो है वो सबसे अधिक है। अब ऐसे में सुरसंड से एक ऐसे नेता जो पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, नाम है प्रभात मिश्रा, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सुरसंड में माहौल कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सुरसंड विधानसभा में चुनावी माहौल इस बार बहुत गर्म है। हाँ। गर्म कहने का मतलब ये है कि सुरसंड विधानसभा आप 2005 के बाद की बात करें तो कोई भी विधायक वहां कंसिस्टेंट नहीं रहा है। 2 बार जनता दल यूनाइटेड के शाहिद अली खान साहब चुनाव लड़े, वही तीसरी बार 2015 में शाहिद अली खान साहब चुनाव लड़ने आए तो तीसरे नंबर पर चले गए। बिल्कुल। मंत्री रहते हुए शाहिद अली खान साहब तीसरे नंबर पर चले गए। हाँ। और जीत हुई राजद के उम्मीदवार की। बिल्कुल। आप देखेंगे पिछला इतिहास तो 2000 बिहार में 2 ही पार्टियां हैं। हाँ। 2 ही गठबंधन है बेसिकली। तो 2 गठबंधन में एक बार राजद ने चुनाव जीता है और 3 बार जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव जीता है। अब 2020 का चुनाव आता है तो 2020 के चुनाव में आप देखेंगे कि दिलीप राय साहब को टिकट मिला। दिलीप राय साहब पहले एमएलसी हुआ करते थे, राजद बैकग्राउंड था, सीधा उनको थोप दिया गया सुरसंड विधानसभा की जनता के ऊपर, जिनका सुरसंड विधानसभा से कोई लेना देना नहीं था, और जनता दल यू का उम्मीदवार बना दिया गया। अब जनता दल यू जो है सो भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है। अब भाजपा के सारे कार्यकर्ता इस बात से हैरान थे कि भाई 20 साल हो गया, अब उनको भी अपना प्रतिनिधि मिलना चाहिए। लेकिन जब बात हुई, इधर से चुनाव लड़ रहे थे अबू दजाना साहब महागठबंधन से, जब बात हुई उम्मीदवारी की और बात हुई नेतृत्व की, तो वहाँ के लोगों ने जो समीकरण के आधार पर वहाँ के लोगों ने दिलीप राय जी का समर्थन करना उचित समझा और दिलीप राय जी चुनाव जीते और अबू दजाना साहब चुनाव हार गए। अब आप सुरसंड विधानसभा के समीकरण की बात करेंगे। आपने कहा कि मुस्लिम मतदाता वहाँ निर्णायक हैं, बिल्कुल ठीक कहा, मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। लेकिन जब मुस्लिम की बात आती है, ये सीमावर्ती इलाका, ये आपको समझना पड़ेगा, जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि है और ये इलाका जनकपुर से जुड़ा हुआ है। ये जब सुरसंड विधानसभा की बात आती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सुरसंड में ज़्यादा प्रभाव जो है सो हिंदूवादी विचारधारा के लोगों का है। और उस समीकरण में क्या होता है कि लोग एक साथ ध्रुवीकरण में चले जाते हैं। तो यही नहीं, उसके बगल का भी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लेंगे, उसी तरह का ऑलमोस्ट समीकरण रहता है और उसी तरह के समीकरण के हिसाब से लोग अपना चुनावी परिणाम देते हैं। अच्छा, तो देखिए, यादवों ने जो है 2020 के चुनाव में जो चुनावी नतीजा आया, हमने देखा कि वो जेडीयू के साथ चले गए। इस बात को आप मानते हैं? वहाँ पर यादव वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ जेडीयू के ओर। भूमिहार लोग भी जो है उस वक्त जेडीयू के साथ चले गए थे। वहाँ काफ़ी नाराजगी है कैंडिडेट को लेकर, चाहे वो कैंडिडेट महागठबंधन का हो, कैंडिडेट जो है वो एनडीए का हो। 2025 में तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दावेदार होगा ही, बहुत सारे दावेदार, उस दावेदारों की लिस्ट में आप भी है। भूमिहार लोग किधर गुलबंद नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, आपका जो कहना है कि यादव का वोट बटा, यादव का वोट नहीं बटा। यादव कैंडिडेट तो जरूर थे, लेकिन उनको पूरा समर्थन भाजपा और भाजपा संगठन के विचारधारा के लोगों का मिला, यादव का एक वोट नहीं मिला। ये बहुत विडंबना है
सीतामढ़ी जिले की, सीतामढ़ी सुरसंड सीतामढ़ी जिले में आता है। ये बहुत विडंबना है सीतामढ़ी जिले की कि 1999 के बाद से एनडीए गठबंधन में खासकर भाजपा ने सीतामढ़ी जिले का लोकसभा सीट नहीं लड़ा। ठीक है, और जेडीयू लड़ी 24 2005 के बाद से सुरसंड विधानसभा का सीट नहीं लड़ा। अब आप देखिएगा भाजपा की स्थिति देखिए और एनडीए गठबंधन की स्थिति देखिए कि आपको मैं एक चुनाव पहले 1998-99 की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे अवनीश सिंह चुनाव लड़ रहे थे। अवनीश सिंह को 2,25,000 वोट मिले थे। अवनीश सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, जिस जाति से मैं भी आता हूँ। अवनीश सिंह को 2,25,000 वोट मिले थे। उसके बाद एनडीए गठबंधन ने, खासकर भाजपा ने, जेडीयू तो एक भूमिहार को वो अपना उम्मीदवार बनाती भी है, भाजपा ने किसी भी भूमिहार को किसी भी विधानसभा सीट पे 20 साल में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। ठीक है। अब जहाँ तक सब लोग जाति की, बिहार में तो जानते हैं कि जाति की राजनीति होती है, जहाँ तक जाति की राजनीति की बात है, सुरसंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या भूमिहार की है। ठीक है। अगर भूमिहार जाति की बात करें तो किसी भी विधानसभा में, सुरसंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा भूमिहार की संख्या है। खासकर अब ये साजिश है, ये मनसा है या जान के किया जाता है कि भाजपा गठबंधन जो है सो ये सीट जेडीयू को दे देती है ताकि भूमिहार को उम्मीदवार न बनाने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, तो एक बात तो आप मानते हैं ना कि भूमिहार लोग भाजपा के साथ चलते हैं। आप सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, 20 सालों की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनको टिकट ही कभी नहीं मिलती है। तो भूमिहार लोग वहाँ पिछलग्गू बन गए हैं या फिर वो आगे भी इससे निकलेंगे, बीजेपी को पार भी करने वाले हैं? वो कांग्रेस, तेजस्वी यादव इनको स्वीकार करेंगे? बेसिकली भूमिहार एक जागृत समाज है और चुनावी रणनीति में, चुनावी राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेता है। और अगर बात करें हम, तो आपने ठीक कहा कि भूमिहारों की जो स्थिति है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। भूमिहार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बहुत विश्वसनीय वोटर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में क्या है कि जब सब लोग अपनी जाति की बात करता है तो आखिर भूमिहार कब तक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पीछे अपने मतों को जाया करते रहें? अब आप बताइए, मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सीतामढ़ी ज़िले में देख लीजिए, आपको तो ये पता है कि यादव समाज जो है सो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को कम वोट करता है, बहुत कम वोट करता है। हाँ, लोकसभा में देखे 2 सीट छोड़ दीजिए, उजियारपुर और मधुबनी, तो हर सीट पर यादव लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। हाँ, अब उजियारपुर और मधुबनी में भी यादव ने वोट किया गया नहीं किया, ये सब्जेक्टिव इशू है। ठीक है। और ये विवेचना का विषय है। अब आप देखेंगे कि सीतामढ़ी जिले में एनडीए गठबंधन 3 यादव को टिकट देती है। एक परिहार विधानसभा से, दूसरा बाजपट्टी विधानसभा से, और तीसरा सुरसंड विधानसभा से। 3 यादव को टिकट देती है और 2 वैश्य को टिकट देती है, रीगा, सीतामढ़ी। एक दलित को टिकट देती है कि वो सुरक्षित सीट है। भूमिहार के नाम पर जेडीयू एक रोनी सैदपुर से भूमिहार को टिकट देती है और 8वां सीट जो है सो बेलसंड विधानसभा को जाता है। तो इस तरह से देखिए कि जब वो जो जाति एनडीए को वोट नहीं करती है उसको 3 सीटें मिलती हैं, और जो जाति भाजपा के साथ हमेशा खड़ी रहती है उसको भाजपा क्यों नकार रही है? नहीं, तो आप हमको ये बताइए ना कि हम भूमिहार लोग की बात कर रहे हैं। भूमिहार लोग जाएंगे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के चेहरे पर साथ देंगे वो? देखिए, A to Z की बात अब हो रही है ना बिहार में। बिल्कुल, महागठबंधन A to Z की बात कर रही है। लेकिन आप एक बात देखिए, भूमिहार पहले 1990 से पहले की राजनीति की बात करते हैं। भूमिहार को अगर किसी ने राजनीति में स्थापित किया और राजनीति में किसी ने सम्मान दिया तो कौन सी पार्टी थी? 1990 के बाद से तथाकथित पिछड़ा और अति पिछड़े की सरकार चल रही है, और पिछड़ा और अति पिछड़े की सरकार में क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। विकास के नाम पर लोगों को के साथ क्या हुआ और क्या चला वो लोग देख रहे हैं। मैं 2005 के बाद से हुई शिक्षा में गिरावट की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आज नीतीश बाबू बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती कर दिए,
करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा हमें ये बताइए, अगर शिक्षा का स्तर ही ठीक ना हो तो शिक्षक का स्तर क्या होगा? चाहे आप कोई भी कहीं से भी भर्ती कहीं कुछ कर लें, तो बात यहाँ आती है। अब जहाँ तक रही भूमिहारों की बात, तो 1990 से पहले भूमिहार जिस अग्रणी भूमिका में आके आंदोलन की बात करता रहा और विलन बनता रहा, अब लगता है कि समाज में चेतना आ चुकी है और समाज ये समझ चुका है कि हमेशा लड़ने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक राजनीतिक आपको मजबूती नहीं मिलेगी तब तक आपका काम नहीं होने वाला है। भूमिहार किसके लिए जाना जाता है वो भी आप जानते हैं, और भूमिहारों को साजिश के तहत राजनीति से कमज़ोर किया गया, अपराधीकरण किया गया भूमिहारों का राजनीति में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब लगता है कि कांग्रेस फिर मजबूत हो रही है, कांग्रेस फिर मजबूत हो रही है, और भूमिहार अपने लिए अपनी जगह तलाश जरूर करेंगे, जहां उन्हें अच्छा सम्मान मिलेगा उस ध्रुव और उस दिशा की तरफ आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ना? मैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पुपड़ी हाई स्कूल से पढ़ा हुआ, मैं 60 रुपये में पढ़ता था। जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था पुपड़ी हाई स्कूल में, तो 60 रुपये फ़ी होती थी, 60 रुपये 6 महीने की फ़ी होती थी। उसको पढ़ के मैं लंदन तक गया। आज स्थिति ये है कि तथाकथित जो अग्रणी समाज हो गया है, उसके बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब इंजीनियर की स्थिति क्या है? नौकरी कहीं है नहीं, 20,000 नौकरी, 20,000 की तनख्वाह में सारे बच्चे अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। पढ़ाई का स्तर इस तरीके से हो चुका है कि 5,000 से कम एक बच्चे की पढ़ाई में नहीं जाता है। अगर एवरेज औसत 2 बच्चे भी हुए तो 10,000 रुपये चले जाते हैं। बिहार में नौकरी नहीं है, सारे बच्चे दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं। 10,000 अगर बच्चों की शिक्षा में खर्च करेंगे, रहने में, खाने में क्या खर्च करेंगे, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करेंगे? और एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, लोग घर नहीं आना चाहते, मुंह दिखाना नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स की अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चा हमें कुछ सपोर्ट करे। क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा युवा वर्ग? ये चिंता कौन करेगा? आज प्रशांत किशोर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2015 में वो भी नीतीश जी के साथ थे, वो तो जवाब दें कि शिक्षा नीति पर 2015 में क्या नीतियां अलग बनवाए थे, वो क्या किए थे वो। आज शिक्षा उनको समझ में आ रहा है, शिक्षा उस समय नहीं था। 2005 के बाद से 2025 तक जो 15 जनरेशन शिक्षा से वंचित रह गया, वो क्या करेगा? आज हत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? किसी के पास काम नहीं है। 20,000 25,000 में हत्या करने के लोग तैयार हैं, जेब में पैसे नहीं है, करेंगे क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये ज्वलंत समस्या है बिहार की। और लोग तरह तरह की बातें करते। कारखाना क्यों नहीं लगेगा? मैं भी यहाँ आया था 2008 में, कारखाना लगाने के लिए मैंने ज़मीन लिया था। मुझे कहा गया कि सरकार की पॉलिसी नहीं है। मैं इन्वेस्टर्स मीट में गया था। मैं आपको बता दूं कि मैंने लंदन में नौकरी करी, मैंने सिंगापुर में नौकरी करी, मेरा अपना छोटा व्यवसाय चलता है। मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर की यूनिट लगाना चाह रहा था, प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाह रहा था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार जैसे प्रदेश में एक भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जो सरकार को ट्रांसफार्मर सप्लाई कर सके। ट्रांसफार्मर एक कंज्यूमेबल है। सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? आज बहुत तरह की बातें, अनेक आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर होने के बाद भी उनका जो विजन है, जिस समय प्रशांत किशोर उनके सलाहकार हुआ करते थे, उस समय क्यों नहीं सुझाया? ये तो पीके अब कह रहे हैं ना कि जो 2015 में हमने बताया था नीतीश कुमार को महागठबंधन में बतौर एक सहयोगी के रूप में कि 7 निश्चय योजना लाना है, और 7 निश्चय योजना की जो पूरा ब्लूप्रिंट था वो समझाया था, और वो लागू नहीं हुआ धरातल पर। और यही वजह है कि हमने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा। एनआरसी को लेकर हमने नीतीश कुमार का स्टैंड देकर साथ छोड़ा। आज आप कह रहे हैं, भले प्रशांत किशोर की बात आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, भले वो थोड़ा सा वक्त है। आज की तारीख में आप कहिए कि 2015 में प्रशांत किशोर थे नीतीश जी के साथ, 2014 में थे बीजेपी के साथ, और यही लोग बिहार की सत्ता में हैं। देखिए, अब परिवर्तन का दौर है। प्रशांत किशोर भी देख रहे हैं कि एक घड़ा जेडीयू का हो सकता है कि अब नॉन परफॉर्मिंग होता जा रहा है। नीतीश जी अब पूरी तरीके से अपनी होशो हवास में नहीं है, अगर ठीक से कहा जाए तो।
तो इस परिस्थिति में प्रशांत किशोर भी अपना ज़मीन तलाश कर रहे हैं। नहीं तो प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व का आदमी ये 2015 में जिनको यूएन का अनुभव हो, 2015 में जिन शर्तों के साथ नीतीश जी के साथ आए थे, 2015 में ही इन्हें बिल्कुल फूंक देना चाहिए था कि अब सत्ता परिवर्तन की बारी आ गई है, बिहार के लोगों की दुर्दशा हो रही है, बिहार के लोग बड़ी बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ने के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रभात मिश्रा को सुन रहे थे। ये सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बात को लेकर चिंतित हैं, दुखी हैं कि बिहार आज कहां जा रहा है। प्रभात मिश्रा ने प्रशांत किशोर से लेकर बिहार में महागठबंधन और एनडीए तक पर अपनी बातें रखी। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश सर, टुडे बिहार न्यूज, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।